शुभ संध्या या इस सभा में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों को चारू का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देखो तो साथियों, हम हिंदुस्तानी अलग अलग प्रांतों में रहकर अपने अपनों का स्वागत अलग अलग भाषाओं में करते हैं, मगर जब हम आउट ऑफ इंडिया विदेश में चले जाते हैं और किसी विदेशी से मिलते हैं तो नमस्कार से ही किसी विदेशी को कहते हैं या बुलाते हैं, और वो विदेशी भी हमारे नमस्कार का जवाब नमस्कार भले उसे आता भी ना हो तो भी नमस्कार से ही देता है। तो यही है हमारे हिंदुस्तान और हिंदी की विदेश में पहचान। तो देखो हमारी हिंदी कितनी सब जगह फैली हुई है। डॉक्टर मिलिंद कांबले सर जी, जो आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष भी है, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ तथा आसन ग्रहण करने के लिए विनती करती हूँ। धन्यवाद मैडम। महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के सचिव प्राध्यापक कर्डिले सर जी, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे अपने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के कार्याध्यक्ष प्राध्यापक लोंढे सर जी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उन्हें आसन ग्रहण करने की विनती करती हूँ। मित्रों, जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है, किसी भी सांस्कृतिक आयोजन के पहले हम दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। मैं प्रमुख अतिथि सम्माननीय विनोद तिवारी सर जी से तथा प्रमुख उपस्थिति सम्माननीय डॉक्टर भरत शिंदे सर जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए और दीप प्रज्वलन के क्रम को पूर्ण करें। सम्माननीय विनोद तिवारी सर जी, सम्माननीय डॉक्टर भरत शिंदे सर जी। नमस्कार, मैं रिक्वेस्ट करूंगा चारू मैडम से कि कृपया दीप प्रज्वलित करें। थैंक यू, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। सर, क्या मैं ये काम कर सकती हूँ? हाँ, जरूर जरूर। धन्यवाद। अब यहाँ पर सम्माननीय विनोद तिवारी सर जी तथा सम्माननीय डॉक्टर भरत शिंदे सर जी के अनुमति से प्राध्यापिका चारू दाभोलकर मैडम जी दीप प्रज्वलन कर रही हैं। महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के साथ जुड़कर हिंदी का प्रचार तथा प्रसार पूरे विश्व में करना है, पूरे विश्व में करना है। धन्यवाद सर जी। दीप प्रज्वलन हो गया है। मैं फिर एक बार सम्माननीय विनोद तिवारी सर जी तथा सम्माननीय डॉक्टर भरत शिंदे सर जी का आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं कार्यक्रम की प्रस्तावना एवं कार्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए आमंत्रित करता हूं महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के राज्याध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मिलिंद कांबले सर जी को। आदरणीय डॉक्टर मिलिंद कांबले सर जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के प्रमुख अतिथि एवं उद्घाटक हमारे मित्र सम्माननीय विनोद तिवारी जी, साथ ही इस कार्यक्रम के विशेष उपस्थिति मेरे महाविद्यालय के मेरे प्राचार्य सम्माननीय डॉक्टर भरत शिंदे जी, सभी विभागीय अध्यक्ष, राज्य सचिव, राज्य कार्याध्यक्ष, सभी जिला अध्यक्ष, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं, ताकि इस सेमिनार में आप सब ने 4 चांद लगा दिए। मैं बहुत खुश हूं। इस वेबिनार की तैयारी हम लोग पिछले 10 दिनों से कर रहे थे और इसकी सफलता आज होने जा रही है। 250 हो गए हैं, बावजूद कुछ लोग अभी लिस्ट में है, आ रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है। ये संघ करीबन 10 साल से चल रहा था। इसका पंजीकरण पिछले 2 साल में हम लोगों ने किया है और बहुत से अच्छे सीनियर लोग यहाँ पर मौजूद है, मेरे साथ काम कर रहे हैं। ये केवल मैं अकेला हूँ ऐसी बात नहीं, हम सबकी ये मेहनत का
ये परिश्रम का फल है। आज विश्व में दूसरे नंबर पर हिंदी भाषा है। बड़ी मात्रा में हिंदी भाषा समझने बोलने वाले लोगों की संख्या है, और इसीलिए जब मैंने तिवारी सर से बात की, विषय के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस विषय का चयन करेंगे, तो सभी को उचित लगे, अच्छा लगे, इंटरेस्ट निर्माण हो, तो इस प्रकार के विषय का आयोजन हम लोगों ने किया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी लोग यहाँ उपस्थित है। बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मिलिंद सर जी। अब मैं आज के कार्यक्रम के विशेष उपस्थिति सम्माननीय डॉक्टर भरत शिंदे सर जी, प्राचार्य विद्या प्रतिष्ठान महाविद्यालय बारामती, इनका परिचय देने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ पुणे विभाग की उपाध्यक्षा प्राध्यापिका चारू दाभोलकर मैडम जी को सौंपता हूँ। धन्यवाद सर। आज के हमारे विशेष उपस्थिति अतिथि मैं प्राचार्य डॉक्टर भरत शिंदे सर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जो अपने शुभ संदेश से आज की शाम पर 4 चांद लगाए। डॉक्टर भरत शिंदे सर जी, मंच आपकी राह देख रहा है। धन्यवाद दाभोलकर जी मैडम जी। महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ द्वारा आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय वेबिनार के प्रमुख अतिथि एवं आज के उद्घाटक माननीय विनोद तिवारी जी, इस संगठन के अध्यक्ष मेरे सहयोगी और मेरे परम मित्र डॉक्टर मिलिंद कांबळे जी एवं संगठन के सभी विभागीय अध्यक्षगण तथा सभी पदाधिकारी, प्राध्यापक रेवनाथ करडिले जी, संगठन के राज्य सचिव प्राध्यापक लोंडे जी, सभी सहभागी देवियों और सज्जनों और महानुभावों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने ऐसे माहौल में अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम का खूबसूरत आयोजन किया है। मित्रों, आज विश्व में हिंदी का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। हमारे देश की पहचान हमारी भाषा है, इसलिए हम सबने इस भाषा का सम्मान और गौरव करना चाहिए। आशा करता हूं आप लोग इसी प्रकार हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अच्छे कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। आपके इस शुभ कार्य को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरी बातों को सहा इसलिए आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्राचार्य डॉक्टर शिंदे सर जी। आपके शुभ संदेश से हम सभी के मन में उमंग की तरंग जाग उठी है। वह प्रतीक्षित पल जिसे सुनने के लिए आप सभी अध्यापकों ने धैर्य का परिचय दिया। जी हाँ श्रोताओं, आज के अंतरराष्ट्रीय वेबिनार आयोजन की शोभा जिनकी गरिमामयी उपस्थिति से त्रिगुणित हुई है, वे ऐसा व्यक्तित्व है जिनका परिचय देने के लिए सारे स्वर्ग और व्यंजन की सीमा कम लगती है। आज के विशेष अतिथि सम्माननीय विनोद तिवारी जी का परिचय देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ अहमदनगर जिलाध्यक्षा प्राध्यापिका बीना सावंत मैडम जी को। प्राध्यापिका बीना सावंत मैडम जी। गर्व है हमें हिंदी पर, गर्व है हमें हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है, कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है, पहचान हमारी हिंदी है। महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ अध्यापक महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ द्वारा आयोजित इस वेबिनार के अध्यक्ष हमारे मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर मिलिंद कांबळे सर जी, विशेष उपस्थित डॉक्टर भरत शिंदे सर जी तथा इस अंतरराष्ट्रीय वेबिनार के प्रमुख अतिथि एवं उद्घाटक माननीय विनोद तिवारी सर जी। विनोद तिवारी सर जी एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व, शब्दों के जादूगर, उद्योजक जगत का एक यशस्वी नाम, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के मानकरी, सुप्रसिद्ध लेखक तथा अंतरराष्ट्रीय ख्याति के वक्ता एवं
अनेक उच्च स्तरीय पदों पर विराजित व्यक्तित्व। आपका जीवन प्रवास विविध रंगों से भरा हुआ था। उसमें से कुछ रंग सफलता के थे तो कुछ नैराश्य के भी थे, परंतु आपके आत्मबल पर और कठोर परिश्रम से वह रंग भी आपने बदल दिए। इसीलिए जीवन के विद्यापीठ में आप सफलता के गुरु बन गए। आज यूएई के एक प्रमुख अभियांत्रिकी कंपनी के आप डायरेक्टर रहे हैं। यूएई में आपको योगा, शिक्षण प्रसार तथा विविध सामाजिक कामों में कार्यरत प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में माना जाता है। यूएई और भारत में कुल मिलाकर 150 से भी अधिक सेमिनार आपने लिए हैं। आपने फ्रॉम ड्रीमिंग टू अचीविंग इन लाइफ इस किताब के माध्यम से युवाओं को सफलता का मूल मंत्र दिया और यह पुस्तक, यह किताब 46 से अधिक देशों में आज भी लोकप्रिय हो गई है। सौर ऊर्जा के बारे में अभिनव प्रयोग के लिए आपको अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गल्फ सस्टेनेबिलिटी एंड सीएसआर अवार्ड के लिए जज के रूप में आप विराजित हैं। भारत सरकार के नीति आयोग एवं अटल इनोवेशन मिशन द्वारा आप गुजरात राज्य के रीजनल मेंटर के रूप में कार्यरत है। ऐसे बहुआयामी व्यक्तिमत्व आज इस वेबिनार में हमारे साथ मौजूद है। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और मैं विनती करती हूँ कि उनका वक्तव्य व्यक्त करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद सावंत मैडम जी। अब मैं आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि सम्मानीय माननीय विनोद तिवारी सर जी का कार्य वृत्तांत पीपीटी के माध्यम से दिखाने के लिए मंच पर पुणे विभाग की उपाध्यक्षा प्राध्यापिका चारू दाभोलकर मैडम जी को आमंत्रित करता हूं। शुक्रिया सर। मैम ने अभी हमारे माननीय अतिथि जी का परिचय आपसे करवाया। उनके जीवन के कुछ मुख्य क्षणों को मैं पीपीटी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ की ओर से माननीय विनोद तिवारी जी जो दुबई में स्थित है, आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। नीति उद्योग समूह के कर्ता धर्ता जिन्होंने नया भारत बनाने के लिए एक बहुमूल्य योगदान दिया है, दोनों जहां में लोकप्रिय, अपने शब्दों से लोगों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में माहिर माननीय विनोद तिवारी जी। हमारे जीवन में गुरु का स्थान छिपा नहीं है। वही गुरु जो आपके अंदर आशा उजागर करने के लिए प्रेरित करता है। वैसे ही विनोद जी ने कईयों के जीवन में आशा उजागर करने का काम किया है। जीवन में सपनों का एक अलग ही मुकाम होता है। जीवन में सपनों का एक अलग ही मुकाम होता है। वही हुआ माननीय विनोद तिवारी जी के साथ। उन्होंने एक सपने के साथ शुरू किया अपना सफर। उसी सपने के चलते उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और एक सक्षम प्रेषक मीन्स मेंटोर बन गए। उन्होंने अपनी कार्यशालाओं के जरिए अपने ज्ञान को पूरे विश्व में बहा दिया और पूरे छात्रों को या पूरे जनता को बोले तो भी चलने वाला है, सक्षम बनाया। सौर ऊर्जा के प्रयोग में उनकी जानकारी तो सोने पे सुहागा है, सोने पे सुहागा है। जैसे 24 साल तक पूरे ग्रह को ऊर्जा प्रदान करने के लिए केवल 24 घंटे की ही धूप पर्याप्त है। ये तो किसी से छिपा ही नहीं है।
जब आप ये पढ़ेंगे या जानेंगे तो क्या कहना है। गर्ल स्थिरता पुरस्कार, जो एक बहुत ही अच्छा पुरस्कार माना जाता है, जिसके बारे में जितना बोले कम ही है। शारीरिक शारीरिक तंदुरुस्ती की अहमियत को अपनाते हुए उन्होंने योग को अपने जीवन का अविभाज्य भाग बना दिया। इतने उनका जीवन तो किसी से छिपा नहीं है, जिस तरह उनका जीवन है सबको पता ही है, फिर भी उन्होंने योग को उतना ही महत्व अपने जीवन में दिया है। फ्रॉम ड्रीमिंग टू अचीविंग इन लाइफ, ये उनकी किताब आपको सभी को पता है, नाम से ही पता चल रहा है आप उनके ख्वाबों का, जो युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है और युवा पीढ़ी इसके पीछे दीवानी बन गई है। गौरव सद्भावना के राजदूत, इस मानवीय गुणों के समर्थक के रूप में प्रशंसा प्रमाण पत्र से उन्हें नवाजा गया है। उनके अभी तक के चढ़ाव उतार वाले जीवन प्रवास में उनका साथ देने वाली उनकी अर्धांगिनी मिसेस रचना तिवारी जी और उनकी 2 बेटियां, क्या कहना, जिनका जीवन इतना खूबसूरत हो, जिनका परिवार इतना खूबसूरत हो, उनमें तो ऊंचाई तो छूनी ही थी। जो भी इंसान उनके संपर्क में आते हैं वो उन्हें अपना आदर्श मानने से अछूते नहीं रह सकते। क्यों, सही बात है ना। आपको फिनिक्स पक्षी की कहानी तो पता ही होगी, जो एक राख में से उड़कर भी अपनी ऊंचाई की बुलंदियों को पाता है। वही फिनिक्स पक्षी अपनी सकारात्मक ऊर्जा, प्रसिद्धि और विकास का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी तस्वीर या मूर्ति घर में रखने से सफलता के रास्ते में आ रही सभी कठिनाइयां खत्म हो जाती है। यही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। जिन्होंने उस फिनिक्स पक्षी की तरह अपने जीवन की राह बनाई, वही है हमारे आपके आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोद तिवारी जी। मैं उन्हें इस मंच पर उनकी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने के लिए बुलाना चाहती हूँ। हमारे मुख्य अतिथि माननीय विनोद तिवारी जी, मंच आपका स्वागत कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छे परिचय के लिए। दरअसल आपका इतना बढ़िया परिचय सुनकर के मुझे लग रहा था कि आप ये किसके बारे में बोल रहे हैं। धन्यवाद नहीं सर, ये तो आप ही का है सर। ओके, सबसे पहले मैं आपके महाराष्ट्र कनिष्ठ अध्यापक संघ का विनम्रता से स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस बड़ी चीज के लिए एक बहुत अच्छी पहल करी, और इन सब का जो पीछे सोर्स है, इन सब के पीछे जो स्रोत है, इनके पीछे जो पिलर है, जो फाउंडेशन है, उस आदमी को मैं नमस्ते करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। वो है डॉक्टर मिलिंद। यस, डॉक्टर मिलिंद ने जिस तरीके का एक सपना देखा कि हम एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार करेंगे और बहुत सारे लोगों को एक मैसेज पहुंचाने की मदद करेंगे, ये उन्होंने एक बीड़ा उठाया और उसके लिए उन्होंने दिन और रात एक किया। मुझे पता है कि कितनी बार उन्होंने मुझे मैसेज किया, कॉल किया, और कुल मिलाकर के उन्होंने इस चीज को एक जीवंत, एक असली रूप दिया है। तो मैं सबसे पहले तो डॉक्टर मिलिंद के लिए एक बार आपको बोलूंगा कि आप उनके लिए तालियां बजाएं प्लीज। क्या बात है, धन्यवाद सर। थैंक यू, यू डिजर्व इट, यस, यू डिजर्व इट। हमारे विशेष अतिथि बहुत बढ़िया से शिंदे सर पठन किया, और एक एक सज्जन, एक एक पठन जिन्होंने पेपर का पठन किया, मैं उन सब को सैल्यूट करता हूं। क्योंकि आपको इसलिए सैल्यूट करता हूं क्योंकि आपने सारा का सारा जो मैं बोलने वाला था वो चुरा लिया।
मैं इसलिए आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने बहुत अच्छी जानकारी लोगों के बीच रखी, चाहे वो यूएन असेंबली की बात हो, चाहे वो भारत के अंदर में, दक्षिण भारत के अंदर में ये क्यों नहीं बोली जाती वो बात हो। हर मुद्दे को आपने जिस तरीके से बताया बहुत सराहनीय है, और मैं आप सभी को सादर नमन करता हूं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से पाठन किया, उसके पीछे बहुत मेहनत दिख रही थी मुझे, तो मैं आप सबको नमस्ते करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे वक्ता लोग तो अपना वाहवाही ले चुके हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं, 250 से ज्यादा लोग बहुत देर से और शांत बैठ करके धैर्यता का परिचय दे रहे हैं, मैं आप सब लोगों को भी सैल्यूट करता हूं। और मैं चाहता हूं, सैल्यूट नहीं करता, मैं चाहता हूं कि आप यदि खड़े हो सकते हैं तो 1 सेकंड के लिए खड़े होइए, जहां भी हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, जिस पलंग पे बैठे हैं, सोफा पे बैठे हैं, आप खड़े हो जाइए 1 सेकंड के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब लोग खड़े हो जाइए, जहां पर भी हो, जिस देश, जिस शहर, जिस सिटी, जिस कस्बे पे हो, आप वहां पे खड़े हो जाइए, और खड़े होकर के अपने हाथ को, दाएं हाथ को आगे लाइए, सीधे हाथ को, और इसको लेकर के अपने पीछे पीठ पर ले जा करके अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, क्योंकि आप एक आर्मी से भी ज्यादा बड़ा काम कर रहे हैं। यस, आपने सही सुना, आप जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। मैं आपको ज्ञान बांटने नहीं बल्कि आपसे ज्ञान लेने आया हूं इस वेबिनार में। दरअसल मैं आपकी योग्यता और आपके जो साहस है और आपके पीछे जो जितना मेहनत छुपी हुई है उसको देख करके मैं दंग रह गया। तो मैं आप सभी लोगों को शाबाशी देना चाहता हूं कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, मैं यहाँ पर जितने सम्माननीय अध्यापकों के साथ में रूबरू हो रहा हूं, तो मैं आपको कुछ समझाने नहीं आया हूं, पहली चीज कुछ बताने भी नहीं आया हूं, ठीक है ना। मैं तो सिर्फ आपको ये मैसेज देने आया हूं कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत 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 गजब का है। हम उसमें और कैसे चार चांद ला सकते हैं और कैसे बेटर कर सकते हैं उस बारे में हम बात करेंगे। चलिए, मैं ज्ञान तो नहीं बटोरने वाला और ज्ञान नहीं देने वाला, मैं आपको एक चीज बताता हूं मजेदार। एक बार की बात है कि विदेशी जो व्यक्ति था, यूके का रहने वाला, ब्रिटेन का, उसको भारत आना था, ओके, और उसने बहुत मेहनत करी कि मैं भारत जाने के पहले हिंदी के बारे में जानूं, हिंदी के बारे में सीखूं और हिंदी की भाषा को सीख लूं। और ऐसा ही किया उसने तकरीबन 3 साल अपनी यात्रा को पोस्टपोन किया, यानी 3 साल के बाद का प्लान बनाया, क्योंकि उसको हिंदी भाषा सीखनी थी। बढ़िया से हिंदी भाषा सीखी, अपने इंडिया में आ गया, और एक दिन, यानी आते ही कुछ समय के बाद में एक दिन उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई। अब सुनिए उसने क्या बोला। उस यूके के आदमी ने एक भारतीय से बोला, ए चक्र अभियंता, ध्यान से सुनिएगा, ए चक्र अभियंता, मेरी चक्रणी का अग्र चक्र कुछ वक्र हो गया है, इसे जरा सरल करें। दोस्तों, ये हिंदी थी। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं, हम और आप जो बोलते हैं वो दरअसल प्योर हिंदी या शुद्ध हिंदी नहीं है, वो मिक्सचर है। जो शुद्ध हिंदी है वो तो बहुत ही परे है, वो तो बहुत ही अलग है, वो तो बहुत ही ज्यादा है। आपने शायद, कुछ लोगों ने तो समझ भी होगा, क्योंकि आप ज्यादातर लोग हिंदी के महानुभाव हैं, आप ज्यादातर हिंदी से वास्ता रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूं जिन लोगों को नहीं समझ में आया होगा। ए चक्र अभियंता यानी साइकिल के इंजीनियर। इंजीनियर इज नॉट अ हिंदी वर्ड, इंजीनियर एक अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हम लोग क्या यूज करते हैं, अभियंता नहीं बोलते, हम लोग इंजीनियर बोलते हैं। तो उसने बोला चक्र, चक्र का मतलब साइकिल, साइकिल के इंजीनियर, मेरी चक्रणी, ओके, साइकिल इज नॉट अ हिंदी वर्ड, चक्रणी इज अ हिंदी वर्ड। तो मेरी चक्रणी का अग्र चक्र, आगे भी हिंदी वर्ड नहीं है, आगे शायद एक उर्दू का शब्द है, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन आगे भी हिंदी नहीं है। अग्र इज द प्योर हिंदी, ओके। अग्र चक्र कुछ वक्र हो गया है, वक्र टेढ़ा भी नहीं होता हिंदी। कुछ वक्र हो गया है, जरा इसे सरल करें। सीधा भी हिंदी का मतलब नहीं होता, सीधा भी हिंदी वर्ड नहीं है, सरल इज अ हिंदी वर्ड। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि हम आप जिस माहौल में पले बड़े, शायद हम लोग
कुछ मिक्सचर में भरे पड़े। ये आपकी हमारी गलती नहीं है। दरअसल मैं खुद आज की डेट में बहुत सारे शब्द है जिनका प्योर हिंदी का उपयोग ही नहीं कर पाता हूँ, जैसे टाई, नेक टाई, इसको क्या बोलते हैं, कंठ लंगोट, या हम रेलवे ट्रेन की बात करें, जो ट्रेन होती है उसको लोह पथगामिनी बोला जाता है, बट शायद हम यूज नहीं करते हैं। मेरे विचार से, मेरे स्वभाव के हिसाब से भाषा एक माध्यम है लोगों को जोड़ने का, न कि लोगों को तोड़ने का, जैसा कि हमारे भारतवर्ष में हो रहा है। दरअसल कई लोगों ने इस पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाला कि हमारी जो भाषा है वो भारत के संविधान की भी राष्ट्रभाषा, राजभाषा का सम्मान नहीं पा सकी है। मैं आपके दक्षिण भारत या दूसरे भारत या दूसरे प्रांतों में बोले जाने वाली बोलियों का स्वागत करता हूं, मैं नमन करता हूं, मैं बोलता हूं बहुत अच्छी भाषा है, लेकिन एक तो ऐसी भाषा हो जो पूरे भारत में कॉमन हो, जिसमें हम और आप आपस में अपनी बात को, अपने विचार को पहुंचा सके। बस हमारी यही लड़ाई है। और दरअसल इसी का संघर्ष बाहर तो कम, लेकिन हमारे यहां पर ज्यादा चल रहा है। ओके, हम इसमें बात करेंगे कि क्यों यूएन के अंदर में 6 नेशनल लैंग्वेज के बाद में 7th नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं बन पा रही है। ये सब चीजों के बीच में दरअसल मैं आपसे कुछ चीजें आज आपसे पूछना चाहूंगा दरअसल, और उस पर मंथन करवाना चाहता हूं, क्योंकि अगेन मैं इस चीज के खिलाफ हूं। यदि हम लोग गप्पा गोष्ठी, मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, तो शायद कुछ ऐसा ही रहेगा। हम आज 10 साल बाद भी शायद हिंदी के बारे में पूछते रहेंगे कि हिंदी क्यों नहीं बनी मातृभाषा। दरअसल इस वक्त में राष्ट्र को कुछ करने की नहीं, देश को करने की नहीं, नेता को नहीं, लोगों को नहीं कुछ करने की जरूरत है, तो वो मुझको करने की जरूरत है। मुझको ये देखना है कि एज ए पर्सन, एज ह्यूमन बीइंग, एज इंडिविजुअल मैं क्या कर सकता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे जब इंप्रेस होने वाला हूं जब आप मुझे बताएंगे कि मैंने ये एक प्रतिज्ञा ली, मैंने ये एक प्रण लिया हिंदी का बढ़ावा देने के लिए, अपितु उसके कि आपने 10 पन्ने का लेख लिख करके भारत सरकार को भेजा और बोला भारत सरकार को ये करना चाहिए, या हमारे राज्य को ये करना चाहिए, या हमारे देश को, या हमारे किसी समिति को ये करना चाहिए। नहीं, वो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि जब ये जन जागरण, जन आक्रोश वाली बात बनेगी, तो ये मुद्दा क्यों नहीं ऊपर पहुंचेगा, मुझे इसमें कोई संशय नहीं लगता। दोस्तों, हिंदी जो पढ़ाई जाती है, हाँ, आप सब लोग जानते हैं कि हिंदी किस तरीके से हमारे पाठ्यक्रम में है। किसी ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र के अंदर में धीरे धीरे कम हो रही है, कुछ और प्रांतों में भी कम हो रही है। हिंदी है क्या चीज? क्या हिंदी एक विषय है या हिंदी एक भाषा है? पहले तो शायद हमें इस बात को समझना होगा। यदि हिंदी एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, भूगोल की तरह विषय है तो एक अलग बात है, लेकिन विषय नहीं है हिंदी। हिंदी तो कुछ और ही है। हिंदी उससे ऊपर है, हिंदी उससे परे है। हिंदी भाषा है, और जैसा किसी ने बताया था, राजभाषा नहीं बल्कि वो जन जन की भी भाषा है। तो हमको ये बात समझ करके, अपने जहन में उतार करके लोगों को समझानी पड़ेगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप 2 लाख लोगों को समझाते हैं, 10,000 लोगों को, या 2 लोगों को, लेकिन सबसे पहले जरूरत है खुद को समझाने की। क्या हम हिंदी को बोलते में गर्व महसूस करते हैं या शर्म महसूस करते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि कई सारे लोग, जो जर्नलिस्ट या बड़े बड़े लोग, या फिर सेलिब्रिटीज, उस तरीके के लोग, वो बड़े गर्व के साथ में बोलते हैं कि माय हिंदी इज वेरी पुअर। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सारे के सारे लोग इंग्लिश के बारे में नहीं बोल पाते, क्योंकि इंग्लिश यदि किसी ने बोल दिया कि मेरी अच्छी नहीं है, तो शायद ये बड़ी शर्म की बात है। ऐसा क्यों है? हम आजाद हो चुके हैं, समझिए, हम आजाद हो चुके हैं बहुत पहले। अब तो हिंदी हमारी भाषा है। हमें अपनी भाषा को बोलने में कोई संकोच, शर्म नहीं होना चाहिए। और ये चीज शायद जब जन आंदोलन लेगी, तो फिर आप बिलीव नहीं मानेंगे कि ये सब चीज सब जगह धीरे धीरे चेंज हो जाएगी, क्योंकि शायद मजबूरी के अंदर में लोगों को, ऊपर बैठी सरकारों को, लोगों को यह बात सुननी पड़ेगी और बदलना पड़ेगा। दरअसल आपको मैं बताऊं कि मैं इस वक्त मैं अबू धाबी की धरती से बोल रहा हूं, और मैं भारत के लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहां पर भी, अबू धाबी में, दुबई में, अभी भी लोग हिंदी को प्रेफर करते हैं।
यहाँ पर जो जैसा किसी ने बताया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ के बहुत लोग हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जब कई बार बात करते हैं तो आप ये भी सुनकर के आश्चर्य होगा कि वो यहाँ की करेंसी भी नहीं बोलते। यहाँ की करेंसी दिरहम है, दिरहम भी नहीं बोलते, वो रुपए ही बोलते हैं। ये चीज कितने की है तो वो कहते हैं 5 रुपए की। तो मैं मजाक में बोलता हूँ कि मेरे पास में इंडियन करेंसी है, मैं तुमको अभी देता हूँ 5 रुपए। तब वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, 5 दिरहम है, दिरहम। तो कहने का मतलब यहाँ पर अभी भी हिंदी बोली जाती है और हिंदी बोलने में हम गर्व महसूस करते हैं। क्यों ना हो, ये मेरी भाषा है, ये मेरी मातृभाषा है। मैं बोली की बात नहीं कर रहा, मैं आपके पर्टिकुलर बोली की बात नहीं कर रहा, आपकी गुजराती, मलयाली, असमी, कोंकणी, पंजाबी, आई सैल्यूट दैट, दैट इज गुड, आई लव दैट। मुझे सारी बोलियां अच्छी लगती हैं, लेकिन एक तो ऐसी मातृभाषा हो जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक हो, जिसमें हम अपनी बात कर सकें और बिजनेस कर सकें। आज कुछ लोगों ने ये मुद्दा रखा कि वैश्वीकरण की बात चल रही है, दुनिया के अंदर में बहुत बड़ा वर्ल्ड हमारी तरफ में टकटकी से देख रहा है, क्योंकि हम बहुत बड़ी पावर हैं आज की डेट में, बहुत बड़ी पावर है। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास में लोग हैं, हमारे पास में लोग हैं, ग्रुप है। हम चाइना के बाद में सेकेंड नंबर बिगेस्ट पॉपुलेशन है और सेकेंड नंबर से आज 1 नंबर पर हैं। आपको रीजन पता है कि क्यों आज चाइना का बायकॉट किया जा रहा है और क्यों आज बड़ी बड़ी कंपनियां आज इंडिया में आने का प्लान कर रही हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना से हटा करके। क्या इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हम? यदि हम अपनी ही छोटी छोटी चीजों की लड़ाई में लड़ते रहेंगे तो क्या हम इस बड़ी चीज का बेनिफिट ले पाएंगे? क्या हम उस चीज को स्वागत कर पाएंगे? या वो कंपनी, बड़ी कंपनी जब आएगी तो वहां पर वो देखेगी कि जब मैं चाइना में गई थी तो वहां पर पूरे जगह पर मैंडरिन बोली जाती थी, लेकिन इंडिया में गई तो इंडिया में तो वो 10, 15, 20, 25, 50, 200 भाषाएं बोली जाती हैं। ये कैसे देश है? एक जगह मैं बात करूं तो मुझे कुछ दूसरी चीज सीखनी पड़ेगी, दूसरी जगह जाऊं तो दूसरी सीखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये ऐसा परिचय भारत का नहीं होना चाहिए। आज न केवल भारत के प्रधानमंत्री बल्कि पूरी भारत की मिनिस्ट्री लगी हुई है कि किसी तरीके से हम हिंदी को हर जगह पर लाएं। और जैसा किसी ने बताया कि अबू धाबी के अंदर के न्यायालय में 3rd लैंग्वेज हिंदी, ये बात सच है। मैं अबू धाबी में ही रहता हूं तो ये बात का मैं कंफर्म कर सकता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमको सभी लोगों को आज की शाम एक प्रण लेना है, एक प्रतिज्ञा लेनी है। चलिए, इस बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। मैं आपको कुछ डेटा बताना चाहता हूं। नहीं, चलो, डाटा तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा बता दिया कि 50 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी में संवाद करते हैं, 150 से ज्यादा देशों में हिंदी का अस्तित्व है, 2050 के अंदर में सबसे शक्तिशाली भाषा बनने वाली है, और ये सब नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे जो फ्लेक्सिबल भाषा है, सबसे जो तोड़ मोड़ करके या अपने अपने नेचर के हिसाब से, अपने स्वभाव के अनुसार यदि किसी भाषा को बोला जा सकता है तो वो हिंदी है। क्योंकि हमारी हिंदी की वोकेबलरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। वो ABCD जैसे 26 में सिमटी हुई नहीं है, बहुत ही बड़ी है। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि कई सारे लोगों को आज की डेट में भी आ इ ई या क ख ग भी पूरे नहीं आते, लेकिन शायद उन्हें ABCD आती होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी हिंदी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम उस चीज को अपने स्वभाव के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार में उस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, यदि मैं किसी बड़े से बात कर रहा हूं तो मैं उसको जरूर एक सम्मान देते हुए मैं उसको बोलूंगा आप कैसे हैं, आप कहां जा रहे हैं। और यदि मैं किसी बराबर वाले से बात कर रहा हूं तो मैं उससे तुम करके बोलूंगा, हेलो, तुम कैसे हो, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम। और यही चीज मैं कुछ छोटे बच्चे से करूंगा तो मैं उसको बोलूंगा, तू कैसा है रे, तू क्या कर रहा है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास आप, तुम और तू है, पर इंग्लिश वालों से पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास है? आपके पास सिर्फ एक ही चीज है, यू। चाहे वो बड़ा हो यू, छोटा हो यू, बच्चा हो यू, सबके लिए यू। तो बताइए दोस्तों, क्या इसके अंदर में आप अपना जो इमोशन है अटैच कर पा रहे हैं, जोड़ पा रहे हैं? शायद नहीं। तो हिंदी की चीज को जब हम समझते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है कि यस, ये हिंदी है जिसके अंदर में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या 3 चीजों पे आज बात करूंगा। पहली चीज, जिसके लिए दरअसल ये आपका होमवर्क है, क्योंकि आप टीचर लोग बहुत 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 होमवर्क देते हो लोगों को, तो आज मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं। ये होमवर्क है हमारा, मैं इस पे मंथन करवाना चाहता हूं और मैं अध्यक्ष महोदय से बात करूंगा कि किस इस तरीके इसको आप
चर्चा में रखिए, इसको आप किसी तरीके से खत्म ना होने दीजिए, इसका एक मंथन होना चाहिए। और इस चीज के लिए मैं आपको 3 चीज आज संदेश देना चाहता हूं, जिससे शायद हम इस चीज को आगे ले जा सके। पहली चीज मैं बताना चाहता हूं कि क्या हम कोई लक्ष्य बना सकते हैं? तो क्या हम कुछ ऐसी चीज ढूंढ सकते हैं जिसमें हिंदी में हम कुछ कर सके और वो एक अवधि के अंदर में कर सकें। ऐसा ना हो कि वो गाना हम 2 महीने, 6 महीने, 10 साल तक भी गाते रहे। कुछ ऐसा जो कि करने योग्य हो, मेजरेबल हो, जिसको हम मेजर कर सकें, तोल सकें और उसको कंप्लीट भी कर सकें। मुझे नहीं पता कि क्या चीज हो सकती है, आपके जगह में क्या संघर्ष चल रहे हैं या किस तरीके की आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या हिंदी के प्रति में क्या चीज आपको लेके आनी चाहिए, लेकिन कुछ भी एक लक्ष्य बना सकते हैं यार, कोई भी लक्ष्य बना सकते हैं। आपका पास में इतने सारे अध्यापक संघ है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत सारा ग्रुप है, लोग हैं, मैं भी आपका साथ दूंगा उसमें, और हम लोग मिलकर के कुछ एक ऐसी चीज बनाए जिसमें हम कुछ सहयोग करें, सहभागी बने, भारत सरकार के, राज्य सरकार के और लोगों के, और सबसे पहले खुद के और परिवार के। तो सबसे पहली चीज मैं बोलना चाहूंगा कि हम कुछ लक्ष्य पे काम करें, क्योंकि कहावत है कि सपने कभी पूरे नहीं होते लेकिन लक्ष्य कभी अधूरे नहीं रहते। सपने 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 ही होते हैं, हमारा ड्रीम है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, दैट इज गुड, इट इज गुड, इट्स अ विशफुल थिंकिंग, ये तो एक सोच है, लेकिन लक्ष्य जब तक नहीं बनाते तब तक वो हम उसके लिए सीरियस नहीं होते। दूसरी चीज मैं आपको बात करना चाहूंगा कि हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। ठीक है, जैसा किसी ने बताया कि हमको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और कोई भी चीज, हिंदी की बात छोड़िए, कोई भी चीज दुनिया के अंदर में हमको यदि प्राप्त करनी है तो हमारा एटीट्यूड, हमारा जो सोच है, हमारा जो नजरिया है, सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव। तो हम सकारात्मक के साथ में इस पे जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो क्यों नहीं हो सकता। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि हिंदी अपने आप में एक बहुत विशाल रूप ऑलरेडी ले चुकी है। हमारा थोड़ा सा प्रयास की जरूरत है और ये हिंदी शायद पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर में सेकंड बिगेस्ट लैंग्वेज बन सकती है। देखिए, मैं आपको एक मजेदार चीज बताना चाहता हूँ कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पे मुझे याद आ रहा है, दुनिया में कुछ लोग निगेटिव होते हैं, वो जन्मजात नहीं बोलना चाहिए, वो हमेशा ही निगेटिव रहते हैं। आप उनसे कुछ भी पूछिए, वो हमेशा दुखी रहते हैं, एक्चुअली निगेटिव नहीं, दुखी रहते हैं। और मैंने कुछ टाइम पहले ना थोड़ा सा अध्ययन किया था कि दुनिया में होते कितने प्रकार के दुखी हैं। तो मेरा जैसा मानना है कि 4 प्रकार के दुखी होते हैं। ठीक है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप दुखी कैटेगरी में नहीं आते, मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो कौन कौन लोग होते हैं 4 प्रकार के दुखी? पहले दुखी वो होते हैं जो खुद के दुखों से सचमुच दुखी होते हैं। ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम चल रही है, मेरे घर में हेल्थ चैलेंज है, मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरे को जॉब की प्रॉब्लम है, कैरियर की प्रॉब्लम है, कोरोना की प्रॉब्लम, कोरोना की तो कॉमन प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम, तो वो खुद के दुखों से दुखी होते हैं, पहले प्रकार के। दूसरे प्रकार के दुखी वो लोग होते हैं जो दूसरों के सुखों से दुखी होते हैं। मेरी साड़ी तेरी साड़ी से कम सफेद क्यों या मेरे पास कार क्यों नहीं, या मैं विदेश क्यों नहीं जा पाया, या मेरे घर में ये सब कुछ क्यों नहीं है। तो वो एक आपके सुखों से मैं दुखी हूं, तो वो दूसरे प्रकार के दुखी। तीसरे प्रकार के दुखी होते हैं जो दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। ओके, आपको प्रॉब्लम है तो मुझे कष्ट हो रहा है, आपको दिक्कत आ रही है तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, मैं सोच करके बहुत भावुक हो गया हूं और मैं आपके दुख से दुखी हूं कि आपके घर में कोई समस्या है, तो मैं रियली प्रॉब्लम में आ गया। तो वो तीसरे प्रकार के दुखी होते हैं। और चौथे प्रकार के दुखी कौन होते होंगे? चौथे प्रकार के दुखी होते हैं जो खामोखा दुखी होते हैं। खामोखा मतलब कोई लेना देना नहीं है किसी चीज में, लेकिन फिर भी दुखी है। आज जो है आईपीएल इंडिया में क्यों नहीं हो, वहां क्यों हो रहा है, इस बात को लेकर के दुखी है। आज वो ट्रंप ने ऐसा क्यों नहीं किया, इस बात के लिए दुखी है। सचिन तेंदुलकर ने ऐसा क्यों कर दिया, उस पर दुखी है। तो वो चौथे प्रकार के दुखी है। मैं कहना चाहता हूं कि आपको, हमको दुखी न रह करके हमको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में एक लक्ष्य बना करके आगे बढ़ना है। तो पहली चीज थी लक्ष्य, दूसरी चीज थी हमें सकारात्मक सोच, और तीसरी चीज है हमको संकल्प लेना पड़ेगा, हमको प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा कठिन विषय नहीं है, बल्कि कठिन शब्द भी है, प्रतिज्ञा। दोस्तों, जब तक हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेंगे कुछ करने के लिए, कुछ ठानेंगे नहीं, कुछ सोचेंगे नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला। शायद हम भी एक भीड़ का हिस्सा हैं और लोगों की तरह बात करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, बोलते रहेंगे, समझाते रहेंगे, लेकिन हमको खुद कुछ करना है। मैं आपके अंदर बैठे हुए आदमी को जगाना चाहता हूं। आपके अंदर में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का दैत्य बैठा हुआ है, मैं उसे जगाना चाहता हूं।
और मैं उसकोरना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम पूरे देश को, विश्व को हिला सकते हो। बस समझने की देर है कि आपको निकालना है कि करना क्या है, और हम सब लोग आपके साथ हैं, जन सैलाब का कारण बन सकती है। तो मैं आपको जगाना चाहता हूं कि आप कोई पहल करिए, हम आपके साथ में, हम सब आपके साथ में, मैं आपके साथ में हूं, और मैं भी यदि कोई पहल करता हूं तो मैं आपका सहयोग चाहूंगा। कहने का तात्पर्य कि हम सब लोगों को मिलकर के कुछ करना है, ताकि हमारी जो हिंदी की भाषा है उसको हम जितना सम्मान मिलना चाहिए, जो आज नहीं मिल रहा है, उसको हम दिलवा सकें। ओके, मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे समय से धैर्य के साथ में इतनी सारी चीज सुन रहे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा चीजें बताने के मूड में नहीं था। देखिए, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं जो कि मुझे बड़ी चुभती है। हालांकि इस चीज को हम मनाते हैं और अच्छे तरीके से लेते हैं, ये हमारी सकारात्मक सोच है, लेकिन वो शायद एक विडंबना वाली बात है। क्या रीजन है, क्या कारण है कि हमारे देश में हिंदी इतनी बड़ी, बॉलीवुड के अंदर में भी फेमस होने वाली चीज भी, हमको उसके बारे में एक हिंदी दिवस मनाना पड़ता है? क्या आपने इंग्लिश दिवस सुना है कभी? फादर्स डे सुना होगा, मदर्स डे सुना। मैं यहां पर रहता हूं, कभी हमने इंग्लिश डे नहीं सुना। इंग्लिश लैंग्वेज का कोई डे नहीं है। क्यों हमको भारत के अंदर में हिंदी दिवस मना करके लोगों को याद देना पड़ता है, हेलो हिंदी, हिंदी दिवस, हिंदी, आप हिंदी वाले हैं, आप हिंदी बोलिए। और सब लोग बढ़िया 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 हिंदी में मैसेज भेजते हैं, बात करते हैं, चुटकुले भेजते हैं, और उसके बाद फिर अगले दिन इंग्लिश। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो माता जी थी, मेरी जो मदर थी, वो भी एक टीचर थी, और वो पूरी जिंदगी भर उन्होंने हिंदी की ही पढ़ाई बच्चों को। और वो आकर के कई बार बताती थी, और बड़ा उनको बेकार लगता था कि वो जब पढ़ाती थी हिंदी, तो उनके बच्चे हिंदी को कठिन मानते हुए हिंदी की मात्राएं न लिख पाने के कारण में उस हिंदी के शब्द को इंग्लिश में लिखते थे। आप समझ रहे हैं? जैसे उस मम्मी ने बोला उनको कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसको आप कहाँ जा रहे हैं लिखेंगे ए डबल ए पी, कहाँ, के ए एच ए। तो दिस इज वेरी शेमफुल। आज भी मैं जानता हूं कि बच्चों के मार्क्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन शर्म वाली बात है, हिंदी में नहीं आते। तो हमें इसके लिए कुछ पहल करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता क्या तरीके हो सकते हैं, हम आप लोग मंथन कर सकते हैं, किताब के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम एक चीज को लेकर के उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। एक चीज को हम इतने सारे लोग हैं, यदि हम लोग एक एक चीज पे भी एक काम करना शुरू कर देंगे, तो बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है। और मैं बहुत इसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूं। मुझे लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ में मैं एक कहानी के साथ में मैं अपनी बात को विराम दूंगा, और फिर मैं डॉक्टर मिलिंद को बोलूंगा कि यदि कुछ प्रश्न उत्तर हो तो हम उस बारे में बात कर सकते हैं। दरअसल मैं बताऊं कि हम एक एक पल, एक एक क्षण जो काम कर रहे होते हैं, वो दरअसल हमारी जिंदगी के सुनहरे कल के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमको पता नहीं होता है। हम क्या करते हैं कि कोई काम करते हैं तो वो यूं ही कर देते हैं, टाइम पास जैसा कर देते हैं। यानी उसको पूरा जतन से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरे साहस के साथ नहीं करते हैं। आपको एक कहानी सुनाता हूं, शायद आपको बात समझ में आएगी। एक कारपेंटर था जो कि पूरी जिंदगी तक एक मालिक के साथ में काम करता रहा, और वो 60 साल का हो गया, वो रिटायर होना चाहता था। तो उसने अर्जी करी कि मालिक, मैं अब रिटायर होना चाहता हूं, मुझे थैंक यू बोलिए, अब बहुत काम कर लिया और पैसा भी नहीं चाहिए, अब मेरा शरीर काम नहीं करता। तो मालिक ने बहुत सोचा, बहुत अच्छा वफादार कारपेंटर था और कई सालों के साथ में काम कर रहा था। तो मालिक ने बोला कि कारपेंटर जी, आप मेरे आग्रह पर क्या आप अपनी जिंदगी का एक आखिरी मकान और बना सकते हैं? आपसे गुजारिश है। कारपेंटर ने बोला, मालिक आपने इतना साल मेरी मेहनत सपोर्ट किया है, तो क्यों नहीं, आपका आग्रह बिल्कुल सराखों पर। ठीक है, मैं अपनी जिंदगी का एक आखिरी मकान और बना देता हूं, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है, मैं इसे जल्दी बनाऊंगा। उन्होंने कहा, आपके ऊपर है, आप जितना पैसा, जितना बजट, जितना टाइम लेना चाहें आप लीजिए, आपके ऊपर है, आप फ्री हैं, पर आप एक मकान और बनाइए। ओके, उन्होंने पूरी चेकबुक दे दी। उन्होंने बोला, जैसा मकान बनाना है, जितना बड़ा बनाना है, जैसी सामग्री यूज करनी है, जो फर्नीचर यूज करना है, जैसा बनाना है, आप पूरा रेडीमेड बनाइए, क्योंकि वो लोग रेडीमेड मकान बना के लोगों को देते थे। तो क्या हुआ, कारपेंटर ने बनाया, लेकिन उसका मन आधा अधूरा था। ओके, उसने बनाना शुरू किया क्योंकि मालिक ने बोला है तो बनाना पड़ेगा। तो उसने बहुत टाइम लगा करके बनाया, लेकिन उसने कोई ओवर टाइम नहीं किया, उसने कोई अच्छा मटेरियल यूज नहीं किया, फर्नीचर अच्छा यूज नहीं किया, किसी भी तरीके से बनाया। और जो मकान तकरीबन वो 1-1.5 साल में बनाता था, उसने वो 7-8 महीने में ही नक्की कर दिया। और आ गया मालिक के पास में, मालिक आपने बोला था एक मकान बनाने को, ये लो जी चाबी, और मैंने मकान बना दिया, क्या अब मैं जा सकता हूं, क्या मुझे आप आज्ञा देते हैं? मालिक ने बोला कि मैं आपको आज्ञा देता हूं, आप जाइए बिल्कुल, और आपका जो साथ था बहुत अच्छा लगा, और दरअसल ये चाबी मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूं।
दरअसल मैं आपको कुछ देना चाहता था और इसलिए ये जो मकान है ये मैं आप ही के लिए बनवा रहा था आपसे, और ये चाबी आपको, क्योंकि ये मकान आप ही का है। हुआ क्या, जैसे ही वो आदमी कारपेंटर निकला तो उसने माथा पीट लिया। उसने बोला ना तो मैंने इसमें का फर्नीचर लगाया, ना इसमें ढंग का माल लगाया, ना मैंने इसको जतन से बनाया, ऐसे ही करके बना दिया था। मुझे क्या पता था ये मकान मुझे मेरे ही पल्ले पड़ेगा और मुझे ही मिलेगा। तो दोस्तों हमें पता नहीं होता, हम जो कुछ कर रहे होते हैं दरअसल वो प्रकृति हमको ही कहीं ना कहीं देती है वो। तो हम जो भी काम कर रहे हैं आज से, हम उसको पूरी 100% लगा करके करेंगे तो शायद हमको जो रिजल्ट आज मिलते हैं उससे बहुत बड़े और अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। दोस्तों बहुत बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके, और मैं बहुत खुश हूं, बहुत अच्छा लगा। एक एक व्यक्ति से मैं पर्सनली बात करना चाहता हूँ, शायद कर पाऊंगा तो कभी करेंगे। और अब मैं चाहता हूं कि डॉक्टर मिलिंद यदि कुछ क्वेश्चंस हो तो हम लें। और अगेन आई वांट टू से थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ओके, बहुत 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 धन्यवाद सर जी। बहुत धन्यवाद सर। क्या आप आपके आपको शब्दों के जादूगर इस उपाधि से जो नवाजा गया है, आज हमें इसका एहसास हो गया है वो कितना सही है। अपने आपके जादुई शब्दों से जो सकारात्मक ऊर्जा हमें प्रदान की है, उस ऊर्जा से प्रेरित होकर हम एक प्रण लेते हैं कि हम उसी के साथ हमारे संघ का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। अभी मैं मंच पर मिलिंद सर जी को बुलाना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया रहा। हम लोग बहुत खुश है, बहुत खुश सभी लोग। नमस्कार। ईश्वर कृपा से मौका मिला जो आप अतिथि बनकर यहाँ पधारे। हमारा ज्ञान बढ़ाकर हम सभी को आनंदित कर दिया। आपके विचारों को सुनते सुनते कब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुँच गए पता ही नहीं चला। इस अंतिम चरण में मैं डॉक्टर नेहा बोर से आभार के लिए प्रस्तुत हूँ। हालांकि सभी ने अपनी ओर से आपसे आभार व्यक्त किए हैं, और जाते जाते आप सभी के लिए कहना चाहूंगी, बाग में फूल खिलते रहेंगे, हवा के आने पर पत्ते हिलते रहेंगे। बाग में फूल खिलते रहेंगे, हवा के आने पर पत्ते हिलते रहेंगे। रही अगर ऊपर वाले की मेहरबानी तो दोस्तों आज मिले हैं वैसे हमेशा मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। मुझे संयोजकों ने आभार ज्ञापन का मौका दिया, इसलिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।